So let's start with the last topic of this chapter, that is ethical issues. Ethical issues का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज कहता है जब कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस टाइम पे एथिक्स हर्ट होना एक जायज सी बात है। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज का हर्ट होना एक जायज सी बात है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर वी आर मैन्युपुलेटिंग द जीन्स। वी आर मैन्युपुलेटिंग द जीन्स। जीन्स की मैनिपुलेशन करने का मतलब क्या है? जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, दे आर बीइंग मॉडिफाइड इनटू आर्टिफिशियल ऑर्गेनिजम्स। आर्टिफिशियल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो नेचर ने नहीं तैयार करके दिए, वो नेचर ने नहीं बनाए, उनको हमने मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली तैयार किया है। उनको क्या बोल रहे हैं हम? आर्टिफिशियल। तो यहां पे हम एथिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कांट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। विदाउट रेगुलेशन का मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू बिल्ड सम स्टैंडर्ड्स, अदरवाइज ह्यूमन इंसान इतना लालची हो चुका है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए किसी भी प्रकार की जीन मैनिपुलेशन कर सकता है। किसी भी प्रकार की जीन मैनिपुलेशन मतलब किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकता है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि बायोटेक्नोलॉजी को इतना एक्सप्लॉइट ना किया जाए कि आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं वो किसी भी प्रकार से हर्ट हो, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। क्लियर? सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms। कहता कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार हमें करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी मर्यादा में रहें, मोरालिटी में रहें, हम अपनी मर्यादा में रहें, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहा है वो किसी भी वे में किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प या उसके नुकसान का कारण ना बन सके। Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important। कहता अगर हम अपनी मर्यादा के बाहर जा रहे हैं, if we are going beyond the morality of such issues, उसकी कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई ना कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि हम अपनी मर्यादा से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है कि हमें अपनी मोरालिटी से बाहर जाना पड़ रहा है। या तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सिर्फ वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए, साथ साथ में उसको नेचर के साथ भी अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन नेचर का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। Definitely ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई बेनिफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को नेचर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके कारण नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए। नेचर के अंदर फूड चेन्स चल रही हैं, तो किसी भी प्रकार की फूड चेन को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जा सकते हैं जिनका बेनिफिट भी है, नेचर को कोई नुकसान नहीं,
और किसी भी प्रकार के एनिमल या किसी भी प्रकार के और ऑर्गेनिज्म को वो हार्म नहीं कर रहे। Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, that is Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. तो इस कारण एक कमेटी, अप्रूवल कमेटी सेटअप की गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वो क्या करती है, जो भी उनके सामने अप्रूवल आता है उसको प्रॉपरली स्टडी करती हैं, उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनकी जो डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं वो डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं प्रॉपरली। तो जीईएसी एक ऐसी कमेटी हमने सेटअप कर ली, जीईएसी कमेटी तैयार कर ली, जो क्या करती है, कोई भी तरह का जब अप्रूवल आता है कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसके इफेक्ट्स मतलब उसके एडवांटेजेस और उसके साइड इफेक्ट्स मतलब डिसएडवांटेजेस को डीपली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद अप्रूवल कमेटी उस एक्सपेरिमेंट को क्या करती है, अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है। अगर वो एक्सपेरिमेंट अप्रूव हो गया तो डेफिनेटली दैट एक्सपेरिमेंट वुड बी अप्रूव्ड एंड वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर वो डिसअप्रूव हो गया, इट मींस उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, उसकी कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, तो वो एक्सपेरिमेंट वहीं पे बंद हो जाएगा। क्लियर? The modification or usage of living organisms for public services as food and medicine sources, for example, has also created problems with patents granted for the same. तो यहाँ पे अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो मॉडिफिकेशन के टाइम पे ये पेटेंट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है। नाउ व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज unauthorized access to someone other's property। मान लीजिए कि ये मेरा YouTube लेक्चर है, ये मेरा लेक्चर है लेक्चरर मनोज बंसल का, तो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दिया। इट बिलोंग्स टू मी, इट इज माई प्रॉपर्टी। ये क्या बन गई? मेरी प्रॉपर्टी बन गई। अगर मान लीजिए कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को कोई डाउनलोड करके किसी और YouTube चैनल पे इसको यूटिलाइज कर रहा है, इट मींस माय प्रॉपर्टी इज बीइंग इलीगली यूज्ड बाय सम अनदर पर्सन ऑन YouTube, सो आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। क्लियर? तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो किसी के प्रोडक्ट को चोरी करना विदाउट हिज और हर परमिशन, बिना उसकी परमिशन लिए बिना। क्लियर? पायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। चोरी करके कई बार कोई कंपनी उसके ऊपर पेटेंट करवा लेती है, अपने नाम के ऊपर करवा लेती है कि ये प्रोडक्ट मेरा है, तो उसके ऊपर क्या करवा लिया उसने? पेटेंट करवा लिया। तो इलीगली कई बार ऐसा पेटेंट हो जाता है। मेरे प्रोडक्ट के ऊपर किसी ने मान लीजिए पेटेंट करवा के वो अपने नाम के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? चोरी बोलेंगे। पेटेंट का मतलब क्या? उसको एक ऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा चोरी करने के बाद। क्लियर? तो पायरेसी मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन्स अदर प्रॉपर्टी। इलीगल पेटेंट, इलीगल पेटेंट का मतलब भी क्या होता है कि पेटेंट गलती से किसी और को दे दिया, प्रोडक्ट किसी और का था। क्लियर? There is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. अब जैसे इंडिया की बात लेते हैं, इंडिया के पास काफी
रिच नॉलेज है, बिकॉज आयुर्वेदा का ज्ञान है, आयुर्वेदा का ज्ञान है। अब उस इंडिया के आयुर्वेदा की नॉलेज को यूज करके काफी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका और एनी अदर कंट्री, दे आर गेटिंग पेटेंट्स ऑन देमसेल्व्स। तो अमेरिका क्या करती है, आयुर्वेदा की रिसर्च को यूटिलाइज करके उसकी रिसर्च को खुद अपने नाम के ऊपर इलीगल वे से पेटेंट करवा लेती है। या ऐसी अमेरिका जैसी बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस है लाइक ऑस्ट्रेलिया और जापान और रशिया, दे गेट पेटेंट इलीगल वे से। तो इसकी एग्जांपल्स हम लेने जा रहे हैं। तो यहां पे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है इस चीज को लेके। राइस is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia's agriculture history. हमारे एशिया की हिस्ट्री के अंदर कई सालों से, thousands of years से राइस को कल्टीवेट किया जाता है। राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है जो हमें सदियों से पता है। There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. तकरीबन 2 लाख तरह की वैरायटीज इंडिया के अंदर ग्रो की जाती हैं और इसी कारण राइस की जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, इट इज रिचेस्ट इन इंडिया इन होल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बासमती चावल की बात करने जा रहे हैं हम। बासमती राइस इज द डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। तो जो बासमती चावल है, बासमती चावल, बासमती राइस, इट इज यूनिक फॉर इट्स अरोमा, उसका फ्लेवर बहुत यूनिक होता है और उसका जो ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज वो भी काफी लेंथी होता है। तो उसकी बात हो रही है बासमती चावल की। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 27 वैरायटीज ग्रो की जाती है बासमती चावल की। There is reference to basmati in ancient text, जो हमारे पुराने लिटरेचर्स हैं, पुराने टेक्स्ट हैं, उनके अंदर भी जिक्र है इसका। जो हमारे पुराने कलाकारिक या कल्चरल सॉन्ग्स हैं उनके अंदर भी इनका जिक्र किया गया है। एंड पोइट्री, जो हमारी पोइट्री है पुरानी, उनके अंदर भी इनका जिक्र है। एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। इन 1997 यहां से एक प्रॉब्लम की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि राइस टैग के ऊपर किस प्रकार से इलीगल पेटेंट ले लिया था अमेरिका ने। In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. US की एक कंपनी थी जिसका नाम था राइस टेक, owned by Prince Hans ऑफ लेचेस्टर। तो लेचेस्टर के एक राजा थे, उन्होंने, उनकी कंपनी थी राइस टेक। उस राइस टेक कंपनी ने क्या किया, 1997 के अंदर अमेरिका के पेटेंट ऑफिस के द्वारा उसके ऊपर पेटेंट करवा लिया, यूएस पेटेंट ऑफिस के द्वारा पेटेंट करवा लिया। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। तो इनका दावा क्या था कि इन्होंने कोई न्यू वैरायटी तैयार की है बासमती चावल की। उस बासमती चावल को बेचने का सिर्फ इनका अधिकार है यूएस के अंदर और सारी कंट्रीज के अंदर अब्रॉड में। लेकिन एक्चुअल में वो न्यू वैरायटी नहीं थी, वो न्यू वैरायटी नहीं थी। ये क्या कर रहे थे, इंडिया से बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे थे। So Indians were exporting the basmati rice to rice tech, और ये उनको न्यू वैरायटी बता के उनके ऊपर ट्रेडमार्क लेके उनको बेचना शुरू कर दिया यूएस के अंदर और अब्रॉड कंट्रीज के अंदर। This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer varieties. Indian basmati was crossed with semi-dwarf variety and claimed as an invention or a novelty. तो इन्होंने चालाकी से क्या काम किया कि इंडिया का जो बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी यूटिलाइज किया
और एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ मिक्स करके एक न्यू वैरायटी तैयार करके उसको भी सेल करना शुरू कर दिया। The patent extended to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. और इनको पेटेंट में क्या ग्रांट हो गया कि बासमती चावल सिर्फ यही कंपनी यानी कि राइस टेक कंपनी ही सेल कर सकती है। अब आपको पता है कि बासमती चावल तो इंडिया में बहुत सालों से ग्रो किया जा रहा है। इट मींस इनको गलती से जानबूझ के एक पेटेंट ग्रांट किया गया। The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. कोई भी और बासमती चावल बेचने के लायक नहीं रहा। Clear? Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines like turmeric, neem. तो टर्मरिक नीम के ऊपर भी पेटेंट लेने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन फाइनली जब कोई ना कोई इन्वायरमेंटलिस्ट, कोई ना कोई एक्टिविस्ट होता है, तो वो एक्टिविस्ट को जब पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मेरी कंट्री का है, इंडियन ओरिजिन का प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर कोई और कंट्री पेटेंट ले बैठी है या लेने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या करता है, लॉ के साथ जाके लीगल एक्शन लेता है। लीगल एक्शन लेके उस पेटेंट को ग्रांट होने से रोकता है या ग्रांटेड पेटेंट को डिस्क्वालीफाई करवाता है। इफ वी आर नॉट vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. अगर हमें पेटेंट के बारे में ना पता चले या पेटेंट की एप्लीकेशन के बारे में ना पता चले, तो कुछ कंट्रीज हमारे प्रोडक्ट्स को इलीगली बेच के काफी सारा पैसा कमा सकती हैं। क्लियर? तो अब जो इलीगल पेटेंट्स हैं वो रोकने के लिए क्या किया जाता है कि प्रॉपरली सारे प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल की जाती है, फाइनली पेटेंट क्या है, ग्रांट किया जाता है। बायोपायरेसी मतलब इलीगल वे से किसी चीज को चुरा के यूटिलाइज करना। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट, वो सोलली मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, मनोज का प्रोडक्ट है, उसको किसी ने इलीगली खरीद के उसके ऊपर अपना लेबल लगा के, वाई नाम का लेबल लगा के उसको सेल करना शुरू कर दिया। जब मनोज का प्रोडक्ट था एक्स प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपीज। उस कंपनी ने सेल कर दिया वो प्रोडक्ट 110 रुपीज में या 90 रुपीज में। अगर 90 रुपीज में सेल कर दिया तो मनोज का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ये वाला प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर उन्होंने 110 का सेल किया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, उन्होंने डिस्काउंट लगा दिया कि इतना डिस्काउंट देंगे हम, और डिस्काउंट करके 90 का बेच रहे हैं, तब भी मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। अगर मान लीजिए कि उन्होंने 110 का ही बेचा और उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करवा दी, उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करवा दी, तो उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, लेकिन मेरा प्रोडक्ट मेरे को तो लॉस दे रहा है ना। तो इट मींस अगर किसी पर्सन से उसका प्रोडक्ट हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट आई वांट टू यूज योर प्रोडक्ट। लाइक इंसुलिन की एग्जांपल लेते हैं। इंसुलिन जो ह्यूमुलिन है, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय एली लिली कंपनी इन 1983। तो अब एली लिली ने ह्यूमुलिन को प्रिपेयर कर दिया, हो सकता है कि इसके बाद और भी कंपनियां इसको प्रिपेयर कर सकें, कर तो सकती हैं, लेकिन एली लिली कंपनी ने क्या किया, ह्यूमुलिन के ऊपर पेटेंट ले लिया, पेटेंट इन 1983। तो अब पेटेंट लेके वो सेल कर रही है, और पेटेंट कितने साल के लिए, 100 इयर्स के लिए है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर 100 इयर्स ह्यूमुलिन वुड बी टोटली सेल्ड बाय एली लिली कंपनी ओनली। क्लियर?
मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का मतलब क्या है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी बात होती है यहां पे, लाइक अमेरिका आर रिच फाइनेंशियली। कहता जो डेवलप्ड नेशंस है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, दे आर रिच फाइनेंशियली, उनके पास पैसा बहुत है, बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। In contrast, the developing and underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. जैसे इंडिया की बात होती है, तो इंडिया के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत पुअर है। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort, and expenditure during their commercialization. तो डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, उसकी नॉलेज को चोरी कर लेते हैं, उसकी नॉलेज को चोरी करके इलीगल वे से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर पेटेंट करवा लिया। अब इंडिया को पता है, इंडियंस को पता है कि टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी क्या है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल है। इंडिया में अगर कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, टर्मरिक स्प्रिंकल करके या टर्मरिक का दूध पी के हमारी जो भी वुंड है, कट है, उसको हील अप करवाते हैं। तो हमें उसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बहुत पहले से पता था। कब से पता था? टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू के बारे में हमारे आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, which is approximately 2500 years old। 2500 से ज्यादा साल पुराना आयुर्वेद है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि टर्मरिक की क्या होती है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो अमेरिका ने इलीगल वे से टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर पेटेंट करवा लिया। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन इंडियन अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, अगर मान लीजिए कि उस इंडियन को कोई चोट लग गई, उसको कोई कट लग गया या उसको कोई वूंड लग गया और उसने अपने कट या वूंड के ऊपर टर्मरिक स्प्रिंकल कर ली, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर्सन ने अमेरिकन नॉलेज को क्या किया, चोरी की है, अमेरिकन नॉलेज को मिसयूज की है, एंड दैट इंडियन पर्सन would be liable for any sort of legal action। तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर है ना? तो ये होती है पेटेंट की वैल्यू और पेटेंट का अधिकार। There has been growing realization of the injustice in adequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इनजस्टिस होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ, उनको इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाता है, उनको पैसे प्रॉपर्ली बेनिफिट शेयर नहीं किए जाते प्रॉपर्ली। तो इस प्रकार से पेटेंट्स क्या हो जाते हैं, इलीगल वे में यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। इस कारण सभी नेशंस ने अपने पेटेंट ग्रांट ऑफिस बना लिए ताकि हमारी नॉलेज को कोई और नेशन चोरी ना कर सके। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and developing initiative। इसी कारण जो हमारा सेकंड अमेंडमेंट था पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया, वो अब हमें एक जो कह सकते हैं कि कच्चा पेटेंट मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जो न्यू बन रही है, तो उसको क्या मिल जाता है, एक टेम्पररी पेटेंट मिल जाता है ताकि उस चीज को अनऑथराइज्ड कोई भी यूज ना कर सके। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर।
तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। क्लियर?